हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नवी का तीसरा भाग। दो पुराने दुश्मन आपस में टकरा रहे थे और नागराज उस अनोखे दुश्मनों से निपटने में व्यस्त था। विस्फोट सर्पों के धमाकों से इन कोवों को खुद तक पहुंचने से रोका जा सकता है। यदि इन्होंने मुझे काट लिया तो यह खुद मेरे विष के प्रभाव से गल जाएंगे, परंतु मैं इन्फेक्टेड हो जाऊंगा। पर समस्या यह है कि मैं एक बार में सीमित मात्रा में ही विस्फोट सर्पों का प्रयोग कर सकता हूँ। विष फुंकार का प्रयोग किया तो आसपास की वायु प्रदूषित हो सकती है, जो कि आम इंसानों के लिए घातक हो सकती है। एक रास्ता नजर आ रहा है, वह फार्म हाउस। गुड, यह खाली है। अब इसे विस्फोट सर्पों से भर देना है। हालांकि ऐसा करने से मेरी बाकी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, पर और कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही कोवों का झुंड झोपड़ी के भीतर भरेगा, मैं इच्छाधारी कणों में अपना शरीर विखंडित करके झोपड़ी के बाहर आ जाऊंगा और विस्फोट सर्पों को फटने का मानसिक आदेश दे दूंगा। भ्राम! झोपड़ी के साथ कोवों के भी परखच्चे उड़ जाएंगे। आह, यह मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर भीषण रूप से ऐंठ रहा है, जैसा थोड़ी देर पहले हुआ था, परंतु मुझे इसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे अपने आप को संभालना होगा किसी भी हाल में। मेरा राजगीर पहुंचना जरूरी है। क्या मानस बोकाराक्ष को हरा पाएगा? जंग देखो, परिणाम की उत्सुकता को काबू में रखो। सदियों तक तिलिस्म में कैद रहकर मैं तंत्र ऊर्जा एकत्र करता रहा। मेरी तंत्र शक्ति का सामना एक तुच्छ मानस रूप कदापि नहीं कर सकता। आह! क्या हुआ प्रोफेसर? कुछ कुछ नहीं, बस सिर में दर्द है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो फिर कहानी फटाफट खत्म कीजिए। यह अप्सरा मरीचिका बीच में कहां से आ टपकी? स्वर्गलोक में इंद्र के दरबार की अप्सराओं में से एक थी मरीचिका। उसकी खूबसूरती के आगे रंभा, उर्वशी व मेनका भी पानी भरती नजर आती थी, परंतु उसके ईर्ष्यालु, घमंडी व कुटिल स्वभाव के कारण सभी उसकी उपेक्षा करते थे। अपने ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण एक दिन मृचिका ने अप्सराओं के स्नान कुंड में विष मिला दिया। मृचिका का कृत्य इंद्र से छुपा न रह सका। तेरी धृष्टता समायोग्य नहीं है। मैं देवराज इंद्र तुझे इसी क्षण स्वर्गलोक से निष्कासित करता हूँ। देवों से बदला लेने के लिए मृचिका को बोकाराक्ष सबसे उपयुक्त मोहरा लगा। मृचिका ने अपनी युक्ति बोकाराक्ष को बताई। यदि चित्रगुप्त से उसकी मृत्यु तालिका के वे पृष्ठ नष्ट करवा दिए जाएं, जिस पर तुम्हारा और तुम्हारी मृत्युजीवी सेना का मृत्यु योग अंकित है, तो फिर यम की नरकाग्नि भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। यह असंभव है। मेरे पुत्र और उसकी मृत्युजीवी सेना में प्राणवायु नहीं है। जब यह जीवित ही नहीं है, तो फिर मृत्यु तालिका में इनका मृत्यु योग कैसे होगा? यदि बोकाराक्ष व मृत्युजीवी सेना के शरीर अस्तित्व में है, तो मृत्यु तालिका में उन शरीरों के नष्ट होने का मृत्यु योग भी होगा। और जब तक मृत्यु तालिका से वह मृत्यु पृष्ठ नष्ट नहीं होते, नरकाग्नि इनके शरीर को क्षति पहुंचाने में सक्षम रहेगी। अपनी सम्मोहन शक्ति से मृचिका ने चित्रगुप्त को सम्मोहित कर मृत्यु तालिका से बोकाराक्ष व मृत्यु जीवियों के मृत्यु पृष्ठ नष्ट करवा दिए। बोकाराक्ष ने देवताओं पर पुनः आक्रमण कर दिया। मूर्ख यक्ष, तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच लाई है। इस बार यम की नरकाग्नि भी मृत्यु जीवियों का कुछ न बिगाड़ पाई। तुम्हारा अंतकाल आ गया है देवो। सृष्टि का नव विधाता बनेगा यक्षराज बोकाराक्ष। बोकाराक्ष के भय से कांपते जीवन रक्षा की गुहार लिए देवगण पहुंचे देव कालजयी के पास। रक्षा करे देव कालजयी, का नाश कर मृत्यु जीवियों की सृष्टि बढ़ाने पर तुला है। बोकाराक्ष को हमने अपनी जीवन ऊर्जा का एक अंश अंश दिया है। हम उसका संहार नहीं कर सकते। तो क्या मृत्यु जीवियों को रोकने का कोई उपाय नहीं है? क्या देवों समेत पूरी सृष्टि मृत्यु जीवी बन जाएगी? हमने कहा
कि मृत्यु जीवियों को मारा नहीं जा सकता, परंतु हमने यह तो नहीं कहा कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। प्रोफेसर, आप फिर रुक गए। अब मैं आपका कत्ल कर दूंगी। बाहर आओ मेरे सेवकों और फैल जाओ देवों की बनाई इस सृष्टि पर। हर जीवित प्राणी को मृत्यु जीवी बना दो। पृथ्वी का आधिपत्य सिर्फ बोका राक्ष का होगा। यदि ये सारे आजाद हो गए तो पूरी दुनिया को इन्फेक्टेड कर डालेंगे। अब अगर बोका राक्ष को कोई रोक सकता है तो वो है सिर्फ भगवान या उसका कोई दूत। नागराज, अरे नहीं, रुको। तुम्हें जितना इस पूर्व कथा में रोमांच आ रहा है, उतना ही रोमांच इस वर्तमान कथा में भी बढ़ता जा रहा है। इनकी वर्दी बता रही है कि यह सेना के जवान हैं जो शायद मृत्यु जीवियों द्वारा इन्फेक्टेड हो गए हैं। मैं इन पर प्राणघातक प्रहार नहीं कर सकता। यक्षराज बोका राक्ष पर प्रहार करने का दुस्साहस किया तूने, नीच नाग मानव। अपने हाथों से फाड़ेगा बोका राक्ष तुझे। ओह, कहाँ गायब हो गया सपोला? धड़। अच्छाई हमेशा बुराई के ऊपर होती है बोका राक्ष। ठहरो, यह यक्षराज बोका राक्ष और इस सपोले के बीच की लड़ाई है। कोई भी बीच में नहीं आएगा। इस सपोले को अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारूंगा, फिर इसे मृत्यु जीवी बनाऊंगा। आपका पावर मीटर क्या कहता है मदाम? बोका राक्ष 50,000 यूनिट्स, नागराज 50,000 यूनिट्स। यह लड़ाई देखने में मजा आएगा। बोका राक्ष में मृत्यु जीवियों को लड़ाई में पड़ने से रोक दिया, पर यह तुम्हारे इन्फेक्टेड कमांडोज तो हमें अपना डिनर बनाने पर उतारू है मेजर। हम इन पर जानलेवा प्रहार भी नहीं कर सकते। यदि इन कमबख्तों ने मुझे काटने की कोशिश की तो इनका कोर्ट मार्शल करवा दूंगा। मृत्यु जीवियों की तंत्र ऊर्जा पर मेरे तंत्र शक्ति प्रहार बेअसर रहे थे, परंतु इन पर मेरी तंत्र किरणें असर कर रही हैं। हालांकि इनमें भी वही तंत्र ऊर्जा है जो मृत्यु जीवियों में है, परंतु उसकी मात्रा बहुत कम है। लो मेजर, तुम्हारे कमांडोज अनुशासन में आ गए। हे देव कालजयी, तक्षिका, वो देखो। मंत्रदंड बोका राक्ष के हाथ से छूटने से उसका तंत्र जाल तो टूट गया, पर उस जाल में बंधे इन्फेक्टेड घाटी के मुहाने से काफी पास आ गए। अब वे खुद ही बाहर निकल रहे हैं। इन्हें यहां से जाने नहीं देना, वरना सारा देश इन्फेक्टेड हो जाएगा। पहले मैं जिन मृत्यु जीवियों से लड़ा था उनसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है यह बोका राक्ष। इस पर जल्दी काबू पाना होगा। घाटी से बाहर निकलते असंख्य इन्फेक्टेड त्रिसर्पी पर भारी पड़ रहे हैं। मुझे उनकी मदद करनी होगी। मेरे शरीर में वास करने वाले इच्छाधारी सर्पों, बाहर आओ और त्रिसर्पी की मदद करो। लगभग सभी नाग शक्तियां मेरे शरीर से बाहर आ चुकी है। एक बार फिर मुझ पर कमजोरी हावी हो रही है। हा 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 हा, कैसे बलि चढ़ते सांड की भांति तड़प रहा है सपोला। फिर वही जानलेवा पीड़ा। मेरा शरीर ऐंठ रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। पहले पीट पीट कर तेरे प्राण हरूंगा, धड़ाम। उसके बाद तुझे बनाऊंगा मृत्यु जीवी नागराज। परंतु यह क्या? तेरे पास से तो मुझे मृत्यु जीवी ऊर्जा का आभास हो रहा है। इसका मतलब कि तू पहले ही मृत्यु जीवी बन चुका है। व्हाट? नहीं, यह नहीं हो सकता। नागराज भैया, मुझे लगता है कि पूर्व कथा को ही पहले समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो शायद देर हो जाएगी। देव कालजयी ने देवताओं को भेजा तंत्र के जनक त्रिकालराज तिलिस्मा के पास। त्रिकालराज ने एक शक्तिपुंज तिलिस्म बनाया जिसने सारी सृष्टि से मृत्यु जीवी विष खींचकर अपने भीतर एकत्र कर लिया। बोका राक्ष और उसकी मृत्यु जीवी सेना के शरीर में मौजूद विष भी शक्तिपुंज ने अपने अंदर समेट लिया। मृत्यु विष शक्तिपुंज तिलिस्म में खिंच जाने से बोका राक्ष व मृत्यु जीवी सुप्त अवस्था में चले गए। मृतकाक्षी ने श्राप को सक्रिय करने की कोशिश की, परंतु इंद्र के वज्र ने उसके प्राण हर लिए। मृचिका मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकली। बोका राक्ष और मृत्यु जीवी सेना पृथ्वी के गर्भ में सदा के लिए सो गए, जब तक
मृत्यु विष किसी जीवित प्राणी को संक्रमित नहीं करता। बोकाराक्स की शक्तियां सुप्त थी और मृत्यु विष शक्ति पुंज में कैद होने के कारण किसी को संक्रमित नहीं कर सकता था। बस यह कहानी तो यहीं पर खत्म होती है। लेकिन इतनी सदियों बाद पृथ्वी के गर्भ में दबे शक्ति पुंज से मृत्यु विष को बाहर किसने निकाला और कैसे? और इतनी सदियां बीत जाने पर भी आप जीवित कैसे हैं, प्रोफेसर कालराज उर्फ त्रिकालराज तिलिस्मा? जब भी कोई तिलिस्म शक्ति धारक किसी तिलिस्म का निर्माण करता है तो उस तिलिस्म में कैद होने वाली शक्ति का एक भाग तिलिस्म निर्माता को मिलता है। जब मैंने शक्ति पुंज तिलिस्म में बोकाराक्स की शक्ति को कैद किया तो उसका एक भाग मुझे मिल गया। यानी आप भी मृत्यु जीवी बन गए? नहीं, मेरी यौगिक व तंत्र शक्ति ने मुझे मृत्यु जीवी नहीं बनने दिया। बस बोकाराक्स की शक्ति के अंश ने मेरे जीवन काल को लंबा कर दिया। जब शक्ति पुंज तिलिस्म आपके लिए जीवनदायी वरदान बना हुआ था तो आपने उसे तोड़कर मृत्यु विष बाहर क्यों निकाला? मैं क्या खुद विधाता भी शक्ति पुंज तिलिस्म को नहीं तोड़ सकते? शक्ति पुंज तिलिस्म एक ही स्थिति में टूट सकता था। यदि शक्ति पुंज में बंद मृत्यु विष सृष्टि में तेजी से फैलने लगता तो तिलिस्म टूट जाता। परंतु सारा मृत्यु विष तो शक्ति पुंज ने अपने भीतर खींच लिया था। फिर मृत्यु विष जैव रासायनिक संक्रमण के रूप में फैला कैसे? यही सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है। हो ना हो इसके पीछे मृच्छिका का ही हाथ है। क्या मृच्छिका भी अब तक जिंदा है? वह कैसे? भले ही स्वर्ग से निष्कासित कर दी गई थी, परंतु मृच्छिका थी तो अप्सरा ही। देवों के साथ अप्सराओं ने भी अमृत पान किया था। मृच्छिका भी बाकी अप्सराओं की तरह अजर अमर है। ओह, अब यह किस्सा कुछ समझ में आ रहा है मेरे। क्या समझ में आ रहा है गीता? ऋचिका कामत के रूप में मिस किलर मृत्यु जीवी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव लेकर इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के पास आई थी। प्रोजेक्ट के लिए जो बायोकेमिकल वो सैंपल के रूप में लाई थी वो बोकाराक्स का मृत्यु विष था। परंतु कई सदियां बीत जाने के कारण वह मृत्यु विष अपनी शक्ति में काफी क्षीण हो चुका था। वो किसी को पूरी तरह मृत्यु जीवी बनाने में अक्षम था। इसे फिर से सक्षम बनाने के लिए दोबारा विकसित करना जरूरी था और यह काम अगर कोई कर सकता था तो वो थे इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक और मेरे पिता प्रोफेसर रामराजन। पिताजी को पहले दिन से ही शक था कि ऋचिका कामत मृत्यु जीवी प्रोजेक्ट के पीछे अपना कोई निजी स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। इससे पहले कि हम ऋचिका के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटा पाते उसने लैब में ब्लास्ट करवा दिया। उस धमाके में मैं तो बच गई परंतु मेरे पिता मारे गए और अब मुझे मिस किलर से अपने पिता की मौत का बदला लेना है। मैं अपनी यौगिक शक्ति से देख रहा हूं बोकाराक्स ने नागराज को भी मृत्यु जीवी बना दिया है। फिर तो आपको वहां चलकर बोकाराक्स को तिलिस्म में कैद कर लेना चाहिए। अब यह संभव नहीं। कोई भी तिलिस्म किसी को दूसरी बार कैद नहीं कर सकता। शक्ति पुंज तिलिस्म इस बार मृत्यु विष को अपने भीतर नहीं खींच पाएगा। मिस किलर और बोकाराक्स को रोकने के लिए कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। कोई और भी है जो इन दोनों से भी बड़ा खतरा बनने वाला है। बोकाराक्स की मां मृतकाक्षी। कुछ गड़बड़ है। कुछ है जो आंखों के सामने है पर दिख नहीं रहा। कुछ है जो दिमाग में होते हुए भी याद नहीं। ओह, याद आ गया। हा 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 हा। हाँ नागराज, अपने विधाता के चरणों में झुककर शीश नवा। मेरा दिमाग मुझे इसके सामने झुकने का आदेश दे रहा है, लेकिन नागराज इसके सामने नहीं झुकेगा। हरगिज नहीं। खत्म हो गया शैतान। लेकिन मैं अपने होश। हा हा हा। बोकाराक्स अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। मूर्ख सपोला, मुझे मारने की कोशिश में खुद ही प्राण गवा बैठा, वरना यह मेरी मृत्यु जीवी सेना का सेना नायक बनने के लिए सर्वयोग्य था। नहीं, यह नहीं हो सकता। नागराज भैया नहीं मर सकते। माही रुक जा। वापस आ जाओ नागराज भैया। आप माही को
अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आओ प्रिय, इस युग का हमारा सबसे बड़ा शत्रु मारा गया। अब सारी दुनिया मृत्यु जीवी बनेगी। बोकाराक्स इनका विधाता और तुम विधाता की अर्धांगिनी। हमारे देवत्य का आरंभ एक प्रेमपूर्ण चुंबन के साथ करो। थू, तेरा यह दुस्साहस कि तू यक्षराज बोकाराक्स के मुंह पर थूके। उफ कर्नल, प्यार में धोखा खाए इस दिल टूटे आशिक का दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा। जरा इस दर्द दिल प्रोग्राम का चैनल बदलना। जो आज्ञा मदाम। अब बंदा आपको दिखाता है चैनल। बोकाराक्स मेरी मुट्ठी में। मेरे साथ क्या किया है तूने चुड़ैल? मैंने तेरे शरीर पर न्यूरो डिस्ट्रप्टर नामक डिवाइस लगा दिया था। यह जितना तेरे शरीर को ऊपर से जकड़ रहा है, उतना ही तेरे शरीर के भीतर तेरे मस्तिष्क व अन्य अंगों को जकड़ लेगा। अब ना तो तू अपने दिमाग से कुछ सोच समझ सकता है, ना ही अपनी मर्जी से हाथ पैर हिला सकता है। अब तू वही करेगा जैसा मैं तुझे आदेश दूंगी। मृत्यु जीवी सेना को मेरे सामने सिर झुकाने का आदेश दो। हा हा हा, सदियों की तपस्या आज सफल हो गई। अब इस संसार पर, इस पूरी सृष्टि पर होगा मेरा राज। मत भूल मृचिका, इस सृष्टि पर राज सिर्फ तू नहीं, हम दोनों करेंगे। सही कहा मेरे वफादार कर्नल। उफ, यक्ष राक्षस गरलगंट। सदियों पहले मैंने जो योजना बनाई थी वो अब जाकर क्रियान्वित हुई है। मैंने सोची समझी योजना अनुसार मांत्रिक सर्पनी मृतकाक्षी से दुराचार कर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिससे उसे मृत पुत्र की प्राप्ति हो और कालजयी से आशीर्वाद मिले। पर मृतकाक्षी ही क्यों? सदियों से नाग शक्तियां दो जातियों में विभाजित है, तांत्रिक सर्प और मांत्रिक सर्प। तांत्रिक सर्पों का आराध्य देव मैं हूं। उसी तरह मांत्रिक सर्प कालजयी की आराधना करते हैं। मांत्रिक सर्प सदा से ही मूर्ख रहे हैं, मानवों के साथ मिलजुल कर रहने और उनकी रक्षा करने को अपना धर्म मानते आए हैं वे। पर तांत्रिक सर्प जाति अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने में विश्वास रखती है। तांत्रिक सर्प समस्त सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं और सृष्टि पर राज करने का अधिकार उनका है, मानवों का नहीं। तांत्रिक सर्पों के एक छत्र राज के लिए एक ऐसा प्राणी तैयार करने की आवश्यकता थी जो सृष्टि के समस्त जीवित प्राणियों को अपना गुलाम बना सके। ऐसा प्राणी मेरे किसी मांत्रिक सर्पनी से संयोग करने से ही हो सकता था, परंतु उस शिशु की शक्ति में एक अंश कालजयी का भी चाहिए था। बस इसी योजना के तहत बोकाराक्स का जन्म हुआ, परंतु मृतकाक्षी ने उसे मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए तैयार किया था। साथ ही बोकाराक्स की शक्तियां अनियंत्रित हो रही थी। मुझे कोई चाहिए था जो बोकाराक्स की लगाम कसकर उसका प्रयोग मेरे लिए कर सके। उसी वक्त मेरी भेंट तुमसे हुई और मेरे बोकाराक्स को बोतल में उतारने के कार्य में तुम मेरे साथ हो गई। अपने अभियान में सफल भी हो गई थी मैं। बोकाराक्स को अपने मोह पास में ऐसा बांधा था मैंने कि मृतकाक्षी की आज्ञा छोड़ मेरे आदेशों का पालन करने लगा था यह। इस मूर्ख ने तो मुझसे गंधर्व विवाह करने के लिए मेरी मांग भी अपने विष से भर दी थी। पर उसी वक्त देवता तिलिस्मा को लेकर वहां पहुंच गए और सारी योजना खटाई में पड़ गई। परंतु फिर भी तूने हार नहीं मानी। बिल्कुल, तिलिस्मा के तिलिस्म ने पूरी सृष्टि से बोकाराक्स का मृत्यु विष खींच लिया, परंतु वो विष नहीं खींच पाया जो बोकाराक्स ने सुहाग की निशानी के रूप में मेरी मांग में भरा था। उस 2 बूंद विष के साथ हम सदियों तक प्रतीक्षा करते रहे। मैंने मिस किलर के रूप में विज्ञान को अपना गुलाम बनाया, परंतु उस सदियों पुराने 2 बूंद विष को इस योग्य नहीं बना सकी कि उससे मानव जाति को संक्रमित करके मृत्यु विष की शक्तियां बढ़ा सकूं। फिर ऋचिका कामत के रूप में मैंने प्रोफेसर रामराजन को मृत्यु जीवी प्रोजेक्ट के लिए फंसाया। मृत्यु विष विकसित हो गया। फिर मैंने सबसे पहले कब्र के मुर्दों को संक्रमित किया। उनके जरिए मृत्यु विष फैलता गया और लोग इन्फेक्टेड होते गए। जैसे जैसे विश्व में मृत्यु विष फैलता गया, तिलिस्म कमजोर होता गया और टूट गया।
परंतु 1000 मृत्युजीवियों और करोड़ों इन्फेक्टेड्स के लिए न्यूरो डिस्ट्रिप्टर बनाना थोड़ा मुश्किल था। इससे अच्छा था कि बोकाराक्स को ही गुलाम बनाया जाए। टेक्नो टीम आ गई है। टेक्नो टीम बोकाराक्स और मृत्युजीवियों को जेनेटिकली म्यूटेंट कर और घातक हथियार में बदल देगी, और तब हम विश्व विजय अभियान शुरू करेंगे। नागराज के बाद तुम तीनों इच्छाधारी सर्पों की नायक हो त्रिसर्पी। हमें क्या करना है, आदेश दो। हम अपने जीते जी इन्हें मानवता का सर्वनाश नहीं करने देंगे। जब तक हमारे शरीर में विष की एक भी बूंद बाकी है, हम लड़ेंगे। क्योंकि अगर नागराज जीवित होता तो वो भी यही करता, जंग मौत तक। इच्छाधारी सर्पों, आक्रमण। ओहो, विजयोल्लास में नागराज के इन मांत्रिक सर्पों की तरफ से तो हमारा ध्यान ही हट गया था। इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन्हें तो हमारे सेवक ही संभाल लेंगे। बोकाराक्स, मृत्युजीवी सेना के साथ मिलकर कुचल डालो इन सांपों को। दो महाशक्तियां, जिनमें से कोई भी मानव नहीं था, आपस में भिड़ चुकी थी, और उनके इस महायुद्ध का नाम मानव जाति का निर्धारित करने वाला था। पर अभी इस युद्ध में कुछ और भी शक्तियां शामिल होने वाली थी। यह आकाश में रोशनी कैसी? यह तो तिलिस्मी द्वार है, यानी आने वाला है त्रिकाल राज तिलिस्मा। पर यह क्या? इसके साथ तो प्रोफेसर रामराजन की बेटी गीता है। गरलगंट मृच्छिका के साथ गरलगंट है। तिलिस्मा, कैद कर लो इन दोनों को अपने तिलिस्म में। मैं इन दोनों को तिल तिल कर तड़पते देखना चाहती हूँ, और इनके साथ साथ खत्म कर दो इस अंधी लड़की को, क्योंकि यही बोकाराक्स की माँ मृतकाक्षी का पूर्ण जन्म है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।